नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते। आज हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रियल नंबर क्या है। एवरी नंबर विच वी रीड इन मैथमेटिक्स इज ए रियल नंबर। हम जो भी नंबर पढ़ रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, अपने अब तक आज तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, आपके रेशनल नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़े हैं, वो सभी क्या है, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है। अब हम उन रियल नंबर्स में से आज सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की। सबसे पहले अपन बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की। तो जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है वो क्या कहती है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स A and B, there exist two unique real numbers, Q and R, such that A is equal to BQ plus R, whereas the value of R is greater than or equal to 0 but less than किसके होगा, B होगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर A और B अवेलेबल हैं तो उनके साथ में हमेशा दो नंबर Q और R भी ऐसे अवेलेबल रहेंगे कि हम उसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं। जैसे मैंने कोई दो नंबर ए नंबर ले लिया 100 को और बी ले लिया सपोज करो 24 को ले लिया, तो यहां पर दो नंबर क्यू और आर भी ऐसे होंगे। वो क्या होंगे, देखो ये हमें कैसे मिलेगा, देखते हैं। मैं 100 को डिवाइड करता हूं 24 से, तो कितना होगा, 24 4 जा 96 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहां पर ये रिमाइंडर जो होगा इसको क्यों बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हमेशा यहां पर इस जगह पर रिमाइंडर को जो है इसको आर बोलते हैं, आर फॉर रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। तो यहां पर मैं 100 को क्या लिख सकता हूं, देखिए बी की वैल्यू कितनी 24 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4, और यहां पर ये कंडीशन दी हुई है कि ये जो यहां पर जो आर है, आर यानी रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी, हमेशा ये तो 0 होगी, और 0 भी नहीं होगी तो इस 24 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये बात यहां पे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में कही गई है। इसी प्रकार से आगे जब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, किसकी बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम से पहले इस थ्योरम के कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे ये है +-1 कैन डिवाइड एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। +-1 कैन डिवाइड एवरी नॉन जीरो इंटीजर। उसके अलावा 0 कैन बी डिवाइडेड बाई एवरी इंटीजर, एवरी नॉन जीरो इंटीजर। यहां पर भी 0 से डिवाइड नहीं करेंगे उसको अपन, तो एवरी इंटीजर में बोल देता हूं यहां पे। ऐसे ही बात करेंगे नॉन जीरो, ठीक है। फिर 0 कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, 0 से हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
और अब अगर कोई भी दो नंबर तो उसको किसी भी दो नंबर से अपन डिवाइड किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो जो आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को हम बार बार यूज करना, इस्तेमाल करना किसी भी प्रोसेस में, वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेते हुए एक एग्जांपल लूँगा और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, HCF फाइंड करने का एग्जांपल है। तो फाइंड HCF ऑफ, सपोज कीजिए 91 एंड 143। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, इसका अपन यूज कहाँ लेते हैं, इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स। HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे वो अपने इस एग्जांपल से चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, HCF मुझे फाइंड करना है किसका, 91 और 143 का। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले वी नो दैट (143) कैन बी रिटन एज 91 इंटू 1 प्लस, इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा 52। अब इफ R बिकम्स 0, यहां पर जो ये R है ना, ये R है, तो अगर यहां पे R 0 हो गया तब तो क्या होगा, आपका 91 जो है वही क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा। और अगर R 0 नहीं है, हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, आगे और चलेंगे। और अब आगे क्या चलेंगे कि इस 91 को एक ही जगह ले आएंगे और 52 को B मान लेंगे इंटू 1 प्लस, अब कितनी बार डिवाइड होगा ये, सॉरी कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, 39 बचेगा। R इज नॉट ऑल्सो, R यहाँ पर भी 0 नहीं है, अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 52 को करेंगे और 52 क्या लिखेंगे, 39 इंटू 1 प्लस 13, अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन R इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहां से, 39 इज इक्वल टू 13 इंटू 3 प्लस 0, हियर R इज इक्वल टू 0, हियर R इज इक्वल टू 0, सो HCF इज 13, दैट्स योर आंसर। तो इस बात का मतलब आपको समझ में आया कि ये प्रोसेस जो है, ये जो आपके एल्गोरिथम है, इसका यूज कहां करते हैं, अपन HCF फाइंड करने के लिए करते हैं। और इसमें ये प्रोसेस आपको बार बार चलानी है और तब तक चलानी है जब तक कि R आपका 0 नहीं हो जाता है। और जिस स्टेप में आपका R 0 हो रहा है, उस स्टेप में जो B की वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका HCF होगा। देखो यहाँ पे स्टेप चलाइए अपने, ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पर स्टेप सेकंड हो गई, ये स्टेप थर्ड, सेम स्टेप बार बार चलेगी, और ये हो गई आपकी स्टेप फोर्थ। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। जब 3 का होगा तो 3 का जो कोई क्वेश्चन अपन आएगा तो अपन आगे अगले वीडियो में कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 3 का हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि फॉर ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज
द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। इसका मतलब क्या होगा? ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर is the product of prime factors and this product is unique irrespective of their order। इस बात का मतलब क्या है? देखो, मैं कोई भी एक सिंपल एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, सपोज करो 132 लिया। अब अगर मैं इस 132 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज करूंगा तो ये अपन भले कह सकते हैं हाँ ये यूनिक नहीं है भाई। हाँ, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11, ये तो मैं लिख सकता हूं। लेकिन इस 132 के फैक्टर्स में 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा और 1 बार 11 आएगा। इसके अलावा और ऐसा कोई भी फैक्टर पॉसिबल इसके नहीं है। प्राइम फैक्टर की बात करें तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 में इसको 4 इंटू 3 इंटू 11 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 4 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। हम बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर अपने पास में हैं, उन सभी कंपोजिट नंबर्स को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? यूनिक होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। उनके ऑर्डर को छोड़ करके, उनका ऑर्डर भले ही हम चेंज कर देंगे, लेकिन उसके अलावा ये क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। हर एक नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर अपन नहीं बना सकते इसमें। उसके बाद में एक थ्योरम है कि इफ P डिवाइड्स A देन P ऑल्सो डिवाइड्स A स्क्वायर। एक छोटी सी थ्योरम है, इफ A कोई नंबर है इज डिविजिबल बाई P then A square is also divisible by A square। ठीक है, तो इसका अपन एक बार देखते हैं। लेट A is a composite number and P is prime number such that A के फैक्टर्स क्या होंगे? P इंटू P1 इंटू P2 होंगे, सपोज करो। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? P स्क्वायर इंटू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर। इसको और अगर आगे लिखना चाहें तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू P इंटू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो A स्क्वायर है वो P की टेबल में आएगा, मतलब P से डिविजिबल भी होगा A स्क्वायर। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 2 वी कैन से दैट A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यही आपको इसमें प्रूव करना था, ये मान के चलो आपसे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे
प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। हम इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब पहले अपन बात करते हैं कि इरेशनल नंबर होते कौन से हैं। इरेशनल नंबर में आपको कुछ तो याद रखने वाले हैं, जैसे पाई है, ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ये अपन बाद में बात करेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22.7 होती है, और रेशियो में जो भी नंबर लिखते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब पाई रेशनल होना चाहिए। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में। बट पाई क्या होता है, एक इरेशनल बताइए, ये अपन ध्यान रखेंगे। उसके अलावा रूट में जो भी नंबर होते हैं, √2, √3, √5, √6, √7, रूट में जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनका रूट परफेक्ट मिले। जैसे √4 की वैल्यू 2 होती है तो वो इरेशनल नहीं है। लेकिन √4 के अलावा √9 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो इनके अलावा जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनको छोड़ करके रूट में जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम इनको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल कैसे हैं। हम किसी एक दो को प्रूव करके बताएंगे, बाकी सेम ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैं किसी भी एक नंबर √n के लिए बात करता हूं, तो एक थ्योरम अपने पास यहां पे आएगी, बुक में हालांकि 3 थ्योरम दे रखी है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं यहां पे से पहली थ्योरम लेता हूं। ये थ्योरम नंबर 2.4 है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये हमने एक थ्योरम लेके चली, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसका अपोजिट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को हम क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे, एंड कैन बी रिटन एज P/Q, so that P and Q are co-prime. Co-prime का मतलब which do not have any common factor rather than 1. यहां तक बात में आ गई। तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं कि √2 इज इक्वल टू P/Q, और यहां पर क्या हो गया, P and Q does not have any common factor। ये बात बहुत ज़्यादा काम की बात है। यहाँ पर यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √2Q मिल जाएगी। यहाँ तो ठीक बात है। अब आगे चलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, we will get P square is equal to 2Q square। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, जो P स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2Q स्क्वायर हो जाएगी। तो इस बात का मतलब क्या है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। 2 क्या है, फैक्टर है किसका, Q स्क्वायर का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ P। देखो ये वही बात है जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली उसी थ्योरम का ये यहां पर जो हमने काम में लिया है कि इसने कहा कि अगर P स्क्वायर जो है वो 2 की टेबल में आता है तो फिर क्या होगा, जो P है वो भी क्या होगा, 2 की टेबल में आएगा। और मैंने मान लिया कि तो सो लेट, अब P जो है वो कितनी बार आता है, मैंने मान लिया वो C टाइम्स आता है, और ये P की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख दूंगा।
तो पुट p इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। जब ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। p की जगह हम क्या रखेंगे, 2c, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलो जरा, जब अपन इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको जब और इधर उधर करेंगे तो यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2c स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट 2 से देखो आप, यहाँ से क्या मिलेगा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। बट अब यहां से आगे देखो, हमने ऊपर क्या बोल दिया कि 2 जो है वो p इसका फैक्टर। इसको मैं स्टेटमेंट नाम दे देता हूं, इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है और ये क्या स्टेटमेंट सेकंड है। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। but according to our assumption, p and q does not have any common factor, तो यहां पर ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी वाद विवाद वाली स्थिति। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। ये जो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये क्यों आया है, अपने गलत एजम्पशन के कारण है। सो बाय करेक्टिंग आवर एजम्पशन, और हमने एज्यूम क्या किया था कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो बाय करेक्टिंग आवर एजम्पशन वी कैन से दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पर नंबर चेंज होता है, हमने यहां पर आपको अभी √2 का करवाया है, ये √2 का हो सकता है, मे भी √3 का आ जाए, मे भी √5 का आ जाए। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन थ्योरम में से एक थ्योरम एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार आती है। तो ध्यान से देखना, अच्छे से करना। आई होप समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा एक बार वीडियो को देखें, इसको वीडियो को थोड़ा सा जो रिवाइंड करें, फिर आप उसको दोबारा चेक करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे एक बार दोबारा से मैसेज करें कि सर यहाँ से हमें थोड़े से डाउट्स हैं, मैं आपको समझा दूंगा, नो इश्यू। अब आगे बात करते हैं अपन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स की, तो वो क्या होता है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, देखो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट सपोज हमने कोई भी नंबर है 2/3 ले लिया, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सपोज इसका एग्जांपल मैं लेके दे देता हूं, कुछ नहीं है, अपने लिखा मान लो 375/11। सपोज ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q फॉर्म लिखा तो रेशनल तो होगा ही। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा,
कुछ नहीं है, जस्ट हमें इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो वो क्या होगा, 11 3 जा 33, 4 बच गया, 11 4 जा 44, 1 बच गया, तो 0 लिखा तो 0 टाइम हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 11 9 जा 99, फिर 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो 11 0 9 0 9 एंड सो ऑन। ये आपका स्टेप्स चलता रहेगा। तो एक तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आया। यहाँ पर दो बातें, एक छोटा सा यहाँ पर जो है कंक्लूजन ये छोड़ेगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज करो यही नंबर मैंने लिया 375 अपॉन मान लो 8 आ गया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, 4 हो गया, कितना बच गया, 5 बच गया, 5 लिखा, 8 6 जा 48, 7 बच गया, 0 लिखा, 8 8 जा 64, 6 बच गया, 8 7 जा 56, 4 बच गया, और 8 5 जा 30, 8 5 जा 40। ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। ऐसा ही मैं और लेता हूँ। तो क्या होता है कि जब अपन बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन की, तो कुछ रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो हम बिना डिवाइड किए बिना क्या ये बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका क्या होगा, देखिए एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं। डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number P upon Q is terminating if Q can be written in the form of 2 to the power m into 5 to the power n only. अदरवाइज अगर हम P अपॉन Q जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। यदि इसका डिनोमिनेटर Q को हम 2 to the power m into 5 to the power n लिख सकते हैं तो दैट्स इट। मतलब क्या हुआ कि अगर Q के फैक्टर्स में केवल 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अकेला 2 आया कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर 8 का फैक्टर किया था तो केवल 2 आ रहा था, भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8 का फैक्टर, तो अकेला 2 आया कोई इश्यू नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा। अकेला 5 आया कोई इश्यू नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 दोनों आ गए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 5 के अलावा और अगर कोई भी नंबर आ गया तो वहां पर आपका वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है कि विदाउट एक्चुअली डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन, से whether the decimal expansion of the following rational numbers are terminating or non terminating। यानी बिना डिवाइड किए बिना आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक नंबर में आता है और अपन इसका तुरंत आंसर दे सकते हैं। डिवाइड करोगे भी तो लंबा टाइम लगेगा, ऐसे करोगे तुरंत आपका हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 2 का बेसिक ऑलमोस्ट हो चुका है, कंप्लीट है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अगले वीडियो में उनके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू।